चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग श्वसन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप लोग एग्जाम लिए थे। एग्जाम में कुछ लोग अच्छे मार्क्स लाए, कुछ लोग और अच्छे लाए और कुछ लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लाए। तो आपको कहाँ दिक्कत हुई थी? आपको कहे थे एक बार फिर से क्वेश्चन बनाने के लिए घर पे। यहाँ हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम जो चैप्टर डिस्पायरेशन पढ़े, श्वसन पढ़े, उससे कैसे कैसे सवाल बीपीएससी आपको पूछ सकती है, आ सकते हैं। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा हम बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं हो वही क्वेश्चन आए एग्जाम में, लेकिन अगर हम उसका थ्योरी कंसेप्ट हमारे मन में है तो उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो हम बना सकते हैं, है ना। और एक छोटा सा टॉपिक था श्वसन, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग से बहुत ही नजदीकी संबंध है। हमेशा एक ऐसा वर्ड है श्वसन जो कि हम लोग बचपन से हम लोग बोलते आए हैं, देखते आए हैं और वह क्रिया कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो देखते हैं आज श्वसन का कुछ क्वेश्चंस है, कितना क्वेश्चन हो पाता है आज। तो हम लोग एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। जब आपको बताए संचित होती है, संचित मतलब जमा होना, इकट्ठा होना। तो जब हम लोग श्वसन क्रिया में जो इकट्ठा होता है, पेशियों में संचित होता है, कौन ऐसा पदार्थ है जो जमा होता है पेशियों में, जिसके जमाव के कारण हमें शरीर में या तो ऐंठन होती है या दर्द होती है। कैमरा ऑन ही नहीं आ रहा उस पर। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह किसमें, पहला मेरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिए आपको CO2 का मोलिकुलर फार्मूला भी बना हुआ है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे पेशियों में CO2 जमा होती है जिससे हमारी पेशियों में दर्द होती है। CO2 का जमाव नहीं होता है। और आपको थोड़ा सा थ्योरी पर हम आते हैं। थ्योरी में हम बताए थे आपको कि जब श्वसन क्रिया करते हैं तो 2 प्रकार का, एक वायवीय और एक अवायवीय, यानी एरोबिक और एनारोबिक। तो अवायवीय में देखे थे कि अवायवीय श्वसन में जब बिना ऑक्सीजन के श्वसन हो रहा था, वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था। लेकिन जब ऑक्सीजन का अभाव होता था या होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हम थ्योरी में देखे थे और वहां देखे थे कि उसी कारण हमारे पेशियों में दर्द या ऐंठन होती है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगी। दूसरा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या था, कहां से टूटा था, ग्लूकोज से टूटा था ना। तो वायवीय में ग्लूकोज टूटकर CO2 जल और ऊर्जा बनाया था, और वायवीय में इथेनॉल या अल्कोहल और CO2 बनाया था। लेकिन जब ऑक्सीजन का अभाव होता है या इसकी कमी होती है तो हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, और यही लैक्टिक अम्ल पेशियों में जमा होते जाता है। और इसी कारण जब इसका जमाव होता है
तो हमारे पेशियों में या तो दर्द होती है, या ऐंठन होती है, या हम थकान महसूस करते हैं। तीसरा है जल। जल क्या है? यह क्या जल के कारण क्या पेशियों में जल का जमाव होता है, जिस कारण से हमें ऐंठन महसूस होती है। चौथा एल्कोहल। क्या एल्कोहल जमा होती है? हाँ, एल्कोहल पी के थोड़ा सा डोलिएगा तो दर्द जरूर महसूस होगा। कि अगर इसका सेवन कर लेते हैं, एक आध दो बजरा गिर जाते हैं, तो पक्का आपको ऐंठन क्या अच्छा से दर्द भी महसूस हो सकता है। लेकिन यह पेशियों तो में जमा होके ऐंठन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर बी। आपको ये मसल्स दिखाया है, मांसपेशी, और ऐसा मत समझिए कि व्हाइट व्हाइट लैक्टिक अम्ल है। अच्छा, ये आपका मांसपेशी दिखाया गया है, जो शरीर के पूरा भाग तो मांसपेशियों से है, हर जगह मांसपेशी है। ये आपको मांसपेशी दिखाया गया है, और इसी मांसपेशी में यह लैक्टिक अम्ल क्या होती है? जमा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक टर्म लिखा है अंतःशोषित वायु और उष्णित वायु। थोड़ा स्पेलिंग मिस्ड है। तो यहां पर हम दो वर्ड हम लोग दिए थे, प्रश्वास और उच्छ्वास। देखिए, एक वर्ड का दो तीन है। जैसे हम लोग प्रश्वास कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन। कि प्रश्वास में आपको बताए थे कि O2 हवा शरीर के अंदर आना, उसको प्रश्वास बोले थे। और प्रश्वास को ही हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन, और उसी को कहते हैं अंतःशोषण, कि श्वास को अंदर करना। कई नाम से आपको डाइवर्ट नहीं होना है। होश क्या, अगर आपको यहां अंतःशोषित दिया है, वहीं पे आपको इंस्पायरेशन दे दे, वहीं पे आपको प्रश्वास दे दे, तो सब मीनिंग क्या है? सेम है। यहां पर क्वेश्चन है कि अंतःशोषित वायु, इसका मतलब क्या हुआ? कि हम जो वायु अंदर लेते हैं नसिका छिद्र के द्वारा, जो वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, वह है अंतःशोषित वायु। उशोषित वायु, जो हम शरीर से CO2 युक्त वायु बाहर निकालते हैं, वो क्या है? उशोषित वायु, या उसको कहते हैं उच्छ्वास या एक्सपायरेशन। तो यहां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अंतःशोषित वायु, कि शरीर के अंदर जो वायु आती है, और उशोषित वायु, शरीर से जो बाहर वायु निकलती है श्वसन क्रिया में, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। यानी कि दोनों में पूछ रहा है आपको कि आप जो श्वास अंदर लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, क्या दोनों में ऑक्सीजन होगी कि एक में होगी? ऐसा नहीं कि जो सांस अंदर लिए O2 है, जो छोड़े CO2 है। हमने कहा था कि श्वसन जो अंदर करते हैं उसमें भी O2 CO2, और जो हम छोड़ते हैं सांस, उसमें भी O2 CO2, बशर्ते उसका परसेंटेज कम बेसी होता है। अब कहता है, जब आप अंदर लेते हैं श्वसन, तो उसमें कितना % ऑक्सीजन? तो आपको हम बताए थे कि जब हम श्वसन क्रिया अंदर करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, यानी प्रश्वास करते हैं, तो उसमें कितना % ऑक्सीजन? 21%। अब देखिए, ए में भी 21% है, इसमें 16.4, इसमें 48, इसमें 24। हालांकि मेरा आंसर एक ही बार में आ गया, फिर भी आगे देखते हैं। उशोषित, जब हम छोड़ते हैं श्वसन, जब हम शरीर से बाहर हवा निकालते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कितना %? 16.4%, कि 21%, कि 24%, कि 14%। इसका मतलब है कि हम जो
एयर अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। यहां भी लिखा हुआ है 21%। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं या उच्छोषित करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग यहां 16.4, और कोई कोई बुक 16 ही लिख के छोड़ देता है, लेकिन 16.4% ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि श्वसन जो अंदर करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन, और श्वसन जो बाहर छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन। बशर्ते अंदर करते हैं तो 21% और छोड़ते हैं तो 16.4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड हम डाटा बताए थे, जब आप अंदर लेते हैं तो 0.04%, और जब छोड़ते हैं तो 4.4%। सब थोड़ी गोल कर दिए। कौन पूछे थे? क्लास मिस कीजिए, आप पूछिए कितना परसेंट। हम डाटा बोर्ड पे लिखा दिए थे। अगला क्वेश्चन अब है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए करते हैं विचार करना भी पड़ेगा। तो कहते हैं अलग अलग जंतुओं में जो श्वसन होती है उसके ऊपर आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, विचार करते हैं। कहता है भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होता है। यानी कि हम जो भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा निकलने में क्या वह ऊर्जा श्वसन के समय बाहर निकलती है? बाहर, शरीर से बाहर नहीं, क्या ऊर्जा का निर्माण होती है? क्योंकि आपको हम बताए थे कि भोजन में जो संचित ऊर्जा है, यानी भोजन जो आप किए हैं वो अपाचित होकर ग्लूकोज के फॉर्म में आया था, और ग्लूकोज जब आपका भोजन का अवयव है, और वही ग्लूकोज जब शरीर में जाने के बाद जब लंग्स में जब एयर जाती है, एक O2, यह है ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, या जब O2 अंदर जाती है तो यह O2 क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, और तोड़कर CO2 जल और ऊर्जा बनाता है। तो क्या श्वसन के समय ऊर्जा मुक्त होगी? और हम बताए थे कि श्वसन से जो ऊर्जा जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है, वही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी पहला मेरा ऑप्शन क्या है? सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज CO2 और जल में विखंडित हो जाता है। यानी जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें कोशिका के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज O2 का उपयोग करके ग्लूकोज CO2 और जल का निर्माण करता है और साथ साथ में ऊर्जा भी। यानी कि जब ऑक्सीजन कोशिका में जाती है तो कोशिका में जाने के बाद ग्लूकोज को तोड़ देती है और ग्लूकोज CO2 और जल में निर्माण होता है और साथ साथ में क्या निकालती है? ऊर्जा निकालती है। इसका मतलब है कि मेरा दूसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। तीसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो हम बताए थे अगर ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा तो अवायवीय या एनारोबिक रिस्पायरेशन। यहां है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में मेरा कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। तो यहां कह रहा है कि O2 के अनुपस्थिति में वायवीय श्वसन होगा,
एरोबिक रिस्पायरेशन होगा? नहीं, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। यहां कह रहा है अनुपस्थिति में। ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब कहता है ऊपर जो आपका कथन दिया गया था, तीनों कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है? आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सही है। ऑप्शन मेरा है पहला, दूसरा और कोई नहीं। तो पहला 1 और 2 आंसर हो जाएगा। 1 नंबर, 1 और 2 आंसर 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिएगा, कहीं बच के रहिएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, कुछ कथन दिया हुआ है और देखते हैं कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। पहला कहता है केचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। देखिए केचुआ, यही ना है। इसका दर्शन आपको बराबर होता होगा। और जब बच्चा मगर मछली मारने जाते होंगे तो मिट्टी से खोद खोद के निकालते होंगे इसको। और अभी बरसात का मौसम आ रहा है तो अपने आप ही जहां तहां मिल जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है, जमा करके देसी चाउमीन खा लीजिएगा। ये जो केचुआ है, कहता है केचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्वचा से, लेकिन त्वचा से भी करते। आपको हम बताए थे कि ये जो आप देख रहे हैं कौन है? ये मेढक। ये कौन है? केचुआ। यानी कि मेढक और केचुआ, इसका जो ऊपर का स्किन के ऊपर एक चिपचिपा लेयर होता है वो लेयर जो आप कभी छुइएगा उसको तो लट लट करेगा। अगर कोई लोग नहीं छुए होंगे तो जाके उसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, काटता थोड़े है, खाली पुल पुल गुल करेगा। और बिल्कुल इसको आप टच कर सकते हैं और देखिएगा उसमें कि सही में लटलापन है या नहीं है। तो ये क्या है? इसके स्किन पर म्यूकस चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है और यह क्या करता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को यह जो चिपचिपा पदार्थ है उसमें यह क्या कर लेता है? घुला लेता है। घुलने के बाद यह जो ऑक्सीजन इस चिपचिपा या म्यूकस पदार्थ को में घुला लेता है, अब इससे ऑक्सीजन क्या करता है? यह जीव इसके जो कोशिका झिल्ली में जो छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा यह ऑक्सीजन स्किन से इसके शरीर के अंदर चला जाता है या ये बॉडी इसका अंदर खींच लेता है, जिस कारण से केचुआ और मेढक को O2 की पूर्ति होती है और हम कहते हैं कि यह त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करती है। तो पहला आपका ऑप्शन है, क्या केचुआ श्वसन का त्वचा से करते हैं? हाँ, केचुआ त्वचा द्वारा भी श्वसन क्रिया करते हैं। पहला मेरा ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा, मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़ा होते हैं। क्या होते हैं? हम लोग में फेफड़ा है, मनुष्य में भी फेफड़ा है, हम भी श्वसन करते हैं फेफड़ा द्वारा, मेढक भी करता है फेफड़ा द्वारा। और जब मेढक हम बताए थे कि जब वो पानी टेढ़ पर लड़वा है तो वह उसकी तरह भी करता है श्वसन। उसके अलावे फेफड़ा होता है फिर भी वह अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। क्या सही है कि मेढक फेफड़ा से श्वसन क्रिया करती है, इसके अलावे वह क्या है? त्वचा से भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं। हमारे पास 2 कथन था और दोनों मेरा कथन क्या है? सही है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है
कि नीचे दिए गए कूट में से सारा सही उत्तर चुनिए कि सही मेरा कूट कौन है और सही आंसर क्या है। तो मेरा सही कौन है, एक भी सही है और दो भी सही है। आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या चीज, क्या होगा इसका, इसमें 1 और 2, इसमें 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसके आंसर मारे हैं A नंबर। क्वेश्चन के अनुसार वही है क्वेश्चन, हाँ उसमें है, हम इसके अनुसार इसका आंसर 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय, ये कैसा मौसम अभी दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिन है या रात है, दिन में कैसा है, सुबह है कि शाम है, चलिए अच्छा इस पे डिस्कस नहीं करना है। ये आपका लग रहा है कि सुबह भी हो रही है और लग रहा है कि सूर्य ढल व्यस्त भी हो रहा है। इसमें क्लियर दोनों तरह का इमेज प्रतीत हो रहा है, या तो सूर्योदय भी हो रहा है वैसा भी प्रतीत हो रहा है और सूर्यास्त का भी। आइए कहता है दिन के समय हरे पौधे वातावरण में CO2 के बजाय O2 छोड़ते हैं क्योंकि, यानी कि दिन के समय हरे पौधे वातावरण में क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं। इसका क्या कारण है। अच्छा हम बताए थे कि पौधे में श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया में पौधे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। नहीं, अगर प्लांट है तो यह क्या करेगा, CO2 को ग्रहण करेगा श्वसन में और बाहर क्या निकालेगा, O2 को बाहर निकालेगा। नहीं निकालेगा, तब यह क्रिया किसमें होगी, ये जो CO2 लेना O2 छोड़ना किसमें होगी, और श्वसन में नहीं होगी तो किसमें होगी, पक्का। अच्छा यानी कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया में पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। और जब श्वसन क्रिया करते हैं पौधे, तो श्वसन क्रिया में पौधा, जब श्वसन क्रिया होती है तो पौधा O2 को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालती है श्वसन में। लेकिन कह रहा है दिन के समय पौधा क्या कर रहा है, CO2 छोड़ने के बजाय O2 छोड़ रहा है, O2 छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि चूंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक फास्ट होती है, तेजी से होती है। और हम लोग यह भी पढ़े थे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा, दिन में मिलेगा। हालांकि हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर रात में भी हो जाएगा। तो यहां है कि जब पौधे CO2 को छोड़ना चाहिए था उसका श्वसन में, लेकिन क्या छोड़ रहा है, O2। क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि पौधे दिन के समय में श्वसन क्रिया से अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है और प्रकाश संश्लेषण में पौधा CO2 को ग्रहण करती है और वायुमंडल में O2 को छोड़ती है। तब ऑप्शन पे आते हैं कि हरे पौधे रात में श्वसन नहीं करते हैं। क्या पौधा रात में श्वसन नहीं करती है, करती है। रात क्या, दिन रात करती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत। दूसरा, हरे पौधे रात में श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया तो रात में भी और दिन में। क्या हरे पौधे रात में श्वसन करते हैं इसीलिए CO2 के बजाय O2 छोड़ते हैं दिन में? इसका आंसर ये होगा नहीं।
हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। यानी पौधा दिन में श्वसन क्रिया करता है और रात में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है पौधे में। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत। लास्ट है, दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होता है। क्या सही है? कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह शोषण की क्रिया से ज्यादा तेज है, जिस कारण से प्रकाश संश्लेषण में पौधा CO2 लेता है और O2 को छोड़ता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 4 नंबर, कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय में CO2 लेता है और O2 को छोड़ता है, और यह प्रक्रिया श्वसन से काफी तेज होती है, जिस कारण से वह क्या छोड़ता है? O2। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं अब ईस्ट। ईस्ट के बारे में नाम सुने हैं ना? अब है कि ये जो आपका है ईस्ट एक कोष्ठीय जीव है। क्या यह एक कोष्ठीय जीव है ईस्ट? ईस्ट जो अवायवीय के रूप में श्वसन करते हैं। क्या ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है? तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया से एल्कोहल निर्मित करते हैं। एल्कोहल बनता है। हम बताए थे कि अवायवीय श्वसन में इथेनॉल या एल्कोहल और CO2 बनता है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा भी बनती है। तो ये जो एल्कोहल बनता है इसका उपयोग किया जाता है। यानी यह जो एल्कोहल बनाता है ईस्ट, इसका उपयोग कहां किया जाता है? देखिए आपका है जैम बनाने में। जैम और जेली बाजार में मिलती है। क्या जैम और जेली को बनाने में हम क्या ईस्ट का उपयोग करते हैं? और आपको बताए थे कि ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में करते हैं, जहां पावरोटी बन जाए, केक बनती है, बिस्किट बनती है ने। उसके अलावे जहां शराब का निर्माण होता है, वैसे स्थानों पर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों को नष्ट करने में। ये जो खाने वाली वस्तु है, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो या जो हो, क्या इसको नष्ट करने के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं? नहीं, ईस्ट का प्रयोग हम खाने वाली वस्तु को नष्ट करने के लिए नहीं करते हैं। अगला, शराब बनाने में तो ईस्ट तो चूंकि वैसे ही एल्कोहल का निर्माण करता है, और एल्कोहल क्या है? शराब है। झूम बराबर झूम शराबी नहीं है। तो यह ईस्ट का उपयोग, अगर इसके अलावे ऑप्शन में आपका बेकरी उद्योग होता तो उसको भी टिक मारते, क्योंकि ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। और बताए थे कि उसी के कारण केक क्या होता है? फूलता है, या पावरोटी फूलती है ने। और ईस्ट के द्वारा जिस प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल बनता है उसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहे थे, किण्वन। तो इसका उपयोग कहां होगा? शराब बनाने में। इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर? आपको हो जाएगा C नंबर। हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब है कि देखिए ग्लूकोज O2 की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यानी ग्लूकोज जो है C6H12O6 जब ऑक्सीजन से मिलता है तो यह क्या बनाता है? तो जब ऑक्सीजन इसको ग्लूकोज को तोड़ता है, तो हम वहां बताए थे कि जब ऑक्सीजन कोशिका में जाती है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में
जो ग्लूकोज है उसको क्या करती है, ऑक्सीकृत करती है। ऑक्सीकृत करने के बाद यह किसमें तोड़ देती है, CO2 जल ऊर्जा। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, जल, ये क्या है, एनर्जी। यहां पे हल्का ये मिस हो गया है, हाँ, ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन बनाएगा, जल बनाएगा और एनर्जी। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। चौथा है ग्लूकोज बनाएगा और जल बनाएगा। यानी कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन ऑक्सीकृत करती है तो आपको हम बताए थे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो तीनों किसमें कहां है, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यानी CO2 बना देगा, जल का निर्माण करेगा और शरीर में ऊर्जा का निर्माण करेगा। और आपको बताए थे कि यह जो ऊर्जा है वह किस रूप में बनता है, ये ऊर्जा आपको बनती है ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP रूप में बनती है ऊर्जा। और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में जो हम एनर्जी जो यूज करते हैं, खर्च, यही ATP का हम यूज करते हैं। तो यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जैसे ही लिखा उपस्थिति, इसमें कौन सा शोषण, वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण। तो यह क्या बना देगा, CO2 जल और ऊर्जा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 मारिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब करता है। लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है कब। तो आपको लैक्टिक अम्ल पढ़ाते हैं क्या, पहला मेरा है O2 ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो आपको बताए हैं कि ये जो ग्लूकोज है उस किस अवस्था में वह लैक्टिक अम्ल बनाता है। पहले वो ग्लूकोज था C6H6 C6H12O6, ये जो आपका ग्लूकोज था वह किस अवस्था में ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो बताए थे कि अगर ग्लूकोज को O2 की उपस्थिति होगा तब तो यह वायवीय शोषण हो जाएगा और यह CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण कर देगा। यानी कि O2 के उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं करेगा, उसके उपस्थिति में CO2 जल और ऊर्जा बना देगा। दूसरा है O2 के अभाव में, देखिए ऑक्सीजन है, इसकी कमी हो गई है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, देखिए ये कम हो गया है नीचे, जब O2 की कमी हो जाती है, यही ना आपको बताए थे कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यही ग्लूकोज पेशी ऊतक में क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। और यही लैक्टिक अम्ल जब पेशियों में जमा होता है, तो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन देखें, इससे क्या होता है, पेशियों में ऐंठन या दर्द महसूस होती है। तो ये जो लैक्टिक अम्ल कब बना, O2 के अभाव में कि O2 की उपस्थिति में। और एक ऑप्शन है CO2 की उपस्थिति में, कि अगर ग्लूकोज को CO2 मिल गया पर्याप्त मात्रा में तो क्या वह लैक्टिक अम्ल बना देगा, नहीं बनाएगा। और CO2 के अभाव में ये क्या बना देगा कि जब शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है या इसकी कमी होती है, तब ग्लूकोज किसमें बदलता है, लैक्टिक अम्ल में बदलता है। और यही लैक्टिक अम्ल, यही है थकान करने वाला पदार्थ। यही जब जमा हो जाएगा मांसपेशी में,
ओ आप थक गए हैं, आपने बहुत पैर में दर्द कर गया, ओ अब थकान हो गया, आप नहीं करेंगे, अंगूठी मारना शुरू करते हैं। और आप लोग भी कम नहीं, बैठे बैठे सर आप थक गए हैं। तो थकान किसके कारण और किस परिस्थिति में? O2 के अभाव में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर कि O2 के अभाव में। आइए अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है? ये तो और आपका इजी क्वेश्चन आ गया, 1 लाइनर, देखिए और ठीक। कहता है किसकी उपस्थिति कारण मांसपेशियों में दर्द होता है? पहला आपका है एसिटिक अम्ल। क्या एसिटिक अम्ल जमा हो जाने से आपको दर्द या थकान महसूस होती है? आपको लैक्टिक अम्ल बताया गया कि एसिटिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल कैसे बनेगा? O2 के अभाव में। किसको तोड़ेगा? ग्लूकोज को। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कारण मांसपेशियों में दर्द नहीं होती है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाइट्रिक अम्ल के कारण पेशियों में दर्द होती है? आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको तुरंत क्या खोजना पड़ेगा? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि शरीर में O2 के अभाव के कारण ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदलता है और इसी कारण क्या है? मांसपेशियों में दर्द होता है। चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर 3 नंबर। आइए ये देखिए आपका क्या है? लंग्स है। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि O2 युक्त वायु शरीर के अंदर लेना, वो क्या हो गया? इंस्पायरेशन या प्रश्वास। कि जब O2 युक्त वायु जब हम शरीर के अंदर लेते हैं तो ये क्या हो गया? इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन। तथा CO2 युक्त वायु शरीर से बाहर निकालना क्रमशः क्या कहलाता है? जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर लेते हैं और यह ऑक्सीजन आपको नसिका बेस में ट्रेकिया होते हुए फेफड़ा में पहुंचती है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी कहते हैं प्रश्वास, या इसी कहते हैं सांस अंदर लेना या अंतःश्वसन। इसको क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास बोलेंगे। श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वास लेना और छोड़ना, यानी प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिलके कहलाता है श्वासोच्छ्वास। तो यहां कह रहा है O2 अंदर करना क्या कहलाता है और CO2 बाहर करना क्या कहलाता है क्रमशः। तो श्वासोच्छ्वास तो दोनों मिलके हो गया, ये ऑप्शन गया। उच्च श्वसन, अंतःश्वसन। कि जब O2 अंदर जाती है तो उच्च श्वसन होगा, उच्च श्वसन में CO2 बाहर निकलेगा और अंतःश्वसन में O2 अंदर आएगा, ये उल्टा है। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन। कि अंतःश्वसन में O2 युक्त वायु शरीर के अंदर आती है और CO2 युक्त वायु शरीर से बाहर निकलती है। यानी जब श्वसन अंदर जाती है ये हो गया उच्च श्वसन, और जब ये बाहर निकल रही है ये हो गया उच्च श्वसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और लास्ट है अंतःश्वसन और प्रश्वास। अंतःश्वसन हो गया अंदर करना, पहला तो ठीक है, यहां लिखा है प्रश्वास। प्रश्वास का मतलब ही ऑक्सीजन को अंदर करना, दोनों तो एक ही सेम हो गया। ये आपका आंसर कट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कि जब हम O2 को अंदर करते हैं तो उसको हम अंतःश्वसन करते हैं, और जब हम CO2 को युक्त हवा को बाहर निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्च श्वसन कहते हैं, कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, किसमें? आपका है कि निम्न जंतुओं में, यहां कुछ जंतु दिया हुआ है, कहता इनमें से कौन जंतु है जो श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा करता है। आपको हम इसके लिए हम बताए थे कि पहला ऑप्शन है केचुआ। क्या केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करती है? करती है। उसके साथ साथ क्या है? कॉकरोच, तेलचट्टा, हर घर में पाया जाने वाला और हर चीज में मुंह लगाने वाला कॉकरोच। चलिए, केचुआ जो है वह केचुआ श्वसन की क्रिया, हम इससे पहले पीछे क्वेश्चन में देखे थे कि केचुआ श्वसन के द्वारा, त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है। करती है क्योंकि इसमें बताए थे चिपचिपा म्यूकस होता है। क्या तिलचट्टा भी त्वचा द्वारा करती है श्वसन? तो तिलचट्टा अगर त्वचा से श्वसन नहीं करती है फिर कैसे करती है? ट्रेकिया के द्वारा। आपको बताए थे कि तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है कीटों में, जिस कारण से वह ट्रेकिया, जितने भी कीट हैं, कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होती है। और ट्रेकिया पूरे कीटों के शरीर में एक नली तरह फैली होती है और उसी नली से O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर निकालती है। क्या केचुआ तो सही है, कॉकरोच सही है? नहीं तो एक कट गया। पहला ऑप्शन केचुआ सही है। ये क्या है? मच्छर। क्या मच्छर में श्वसन त्वचा द्वारा होती है? तो मच्छर भी चूंकि कीट में आता है और कीटों में श्वसन किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। इसमें भी ट्रेकिया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। तीसरा, मेढक। क्या मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा होती है? चलिए, होती है। केचुआ में? इसमें भी होती है। यानी कि मेढक और केचुआ, यहां दोनों ऐसे जीव हैं जिससे दोनों जीवों में श्वसन किसके द्वारा? त्वचा द्वारा होती है। चौथा आपका ऑप्शन है मेढक। तो मेढक में त्वचा श्वसन होती है। और फिर आ गया तिलचट्टा। क्या ये होगी? ये ट्रेकिया। खत्म। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर सी नंबर, कि इनमें से आपका जो ऑप्शन है यह 3 नंबर, कि मेढक और केचुआ ऐसे जीव हैं जो श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं? त्वचा के द्वारा करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ त्वचा से। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हो गया। अब 50% तक कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, देखिए युग्म दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है मच्छर, मक्खी, चींटी, झींगा, कीट। दूसरा है कैटल पिलर, मक्खी, जोंक, फतिंगा, चींटी, तिलचट्टा, मच्छर, मनुष्य, तिलचट्टा, मच्छर, भृंग, मक्खी। अब है कि निम्न में से कौन ऐसा युग्म है, इसमें से कौन ऐसा युग्म है जिसमें ट्रेकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है? ट्रेकिया द्वारा।
तो ट्रेकिया द्वारा श्वसन कहां होगी? हम बता दिए थे कि जितने भी कीट है, कीटों में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होती है। और आप लोगों में किससे होती है? आप लोगों में कोई ऐसा है जो ट्रेकिया द्वारा श्वसन करते हैं? नहीं करते हैं। गिल्स के द्वारा? देखिए उधर हाथ खड़ा किए, पक्का वो जलीय प्राणी होगा वो। तो ये इसमें देखिए क्या मच्छर में होगी, मक्खी में, चींटी में, झींगा में। झींगा क्या है? आपको बताए थे, यही तो है। नहीं बताए थे? यही बताए थे। ये जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जिसको आप लोग कहते हैं इचना मछली। नहीं है इचना मछली, और इसको आप बहुत मजे से खाते हैं। इस मछली को खाते होंगे। और ये क्या है कि बिल्कुल जब इसको फ्राई करते होंगे तो लाल लाल हो जाता है। अब बड़ी मजे से खाते हैं, कोई हड्डी नहीं। तो ये क्या है? झींगा। तो क्या यहां झींगा एक क्या हो गया? कट गया। इसमें क्या है? कैटरपिलर, मक्खी, जोंक, फतिंगा। क्या है? जब जोंक आएगा, क्या जोंक कीट है? यहां पर जोंक क्या हो जाएगा? कटेगा। अगला चींटी आ जाएगा, तिलचट्टा आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा। मनुष्य, क्या मनुष्य श्वसन क्रिया ट्रेकिया द्वारा करते हैं? यहां मनुष्य क्या हो गया? कट गया। तिलचट्टा करता है, मच्छर करता है, भृंग, ये भृंग है, ये भृंग नहीं। अब अलग अलग नाम है, अलग बात है। कभी कभी इसको आप गोबर पर भी देखिएगा, गोल गोल बना कर ढोते रहेगा। और कभी कभी ये और मक्खी क्या होगा? ये क्या ये चारों को चारों कीट है? जब चारों कीट है तो श्वसन ट्रेकिया द्वारा किस में होगी? ऑप्शन नंबर क्या 4 में होगी। इसका मतलब है कि आपका पहला ऑप्शन झींगा के लिए कट गया, दूसरा ऑप्शन जोंक काट दिया, तीसरा ऑप्शन आपका मनुष्य काट दिया, चौथा आपका ऑप्शन क्या हो गया? ये सही हो गया। इसका आंसर क्या मारेंगे? 4 नंबर मारेंगे। 15 तक कम से कम। अंतर श्वसन में CO2 और O2 की परसेंट मात्रा होती है। जब सांस अंदर लेते हैं तो इसमें CO2 और O2 का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बताए थे जब सांस अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04%। यहां भी है 0.04%, यहां नहीं है, यहां भी है, यहां नहीं है। दूसरा O2 का परसेंटेज, O2 कितना होगा अंदर जाने में? फर्स्ट बार में कितना परसेंट? 21%। यहां का रहा है अंतर श्वसन में CO2 और O2 कितना होगा? 20। यहां कितना है? 28%। यहां कितना है? यहां कितना है? और यहां, यानी कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा 0.04% और O2 की मात्रा क्या हो जाएगी? O2 की मात्रा 21%। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर। यहां पर जो मिस हो गया था क्वेश्चन, आपको सही करवाए थे कि उस श्वास में O2 एवं CO2, इसमें आपको हम सही क्वेश्चन करवाए थे। O2 एवं CO2 का परसेंट मात्रा कितना होता है? तो छोड़ने में, जब आप श्वास को छोड़ते हो, आप छोड़ते हैं, उसमें कितना ऑक्सीजन? 18.4%, 20.8%, 15.6%,
16.4%। और इसी में जब छोड़ते हैं तो CO2 की मात्रा कितनी? 8.4, 6.3, 4.8, 4.4। मेरा आंसर 4 नंबर इसमें था। आइए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए कि प्रश्वास, प्रश्वास क्या था? सांस छोड़ना कि लेना? चलिए सांस ले, इंस्पायरेशन। जब आप श्वास अंदर करते हैं तो उस समय क्या होगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमको क्या खोजना है? गलत खोजना है। तो जब प्रश्वास करते हैं यानी क्या होगा? हवा फेफड़ा में आएगी, आएगी। तो कहता है प्रश्वास के दौरान CO2 युक्त हवा शरीर से बाहर निकलती है। कि जब हम श्वास अंदर करते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है? नहीं। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। प्रश्वास के दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। कि जब हम श्वास अंदर करते हैं यानी श्वास खींचते हैं तो फेफड़ा फैलता है ना, जब फेफड़ा फैलेगा तो ये वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये क्या है? दूसरा मेरा ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा, प्रश्वास के दौरान डायाफ्राम नीचे की ओर दबेगा। तो आपको बताए थे कि यहां जो डायाफ्राम होगा, जब हम श्वास अंदर करते हैं तो फेफड़ा फैल जाता है, और जब ये फेफड़ा फैलेगा तो ये जो डायाफ्राम है नीचे की ओर दब जाएगा। फिर जब सांस को छोड़ेंगे, जब फेफड़ा सिकुड़ेगा तो पुनः यह डायाफ्राम ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है मेरा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। चौथा, प्रश्वास के दौरान O2 युक्त हवा शरीर में प्रवेश करती है। कि जब प्रश्वास करते हैं, हवा लेते हैं, क्या ऑक्सीजन फेफड़े में प्रवेश करती है? करती है, यानी कि यह भी मेरा क्या है? सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ए नंबर मेरा गलत था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब इसमें और क्वेश्चंस हैं, इसके अलावे और जो क्वेश्चन शेष क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे? ये बाद में करेंगे। अभी और जो क्वेश्चंस हैं इसमें और ढेर क्वेश्चन हैं, ये हम अगले क्लास में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग एक बार बुक को पढ़ के फिर से आइएगा। यह चैप्टर घर पे पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद फिर आइएगा।